सूबेदार मेजर बना हूँ। इसका कारण ये है कि जो गुजराती हमारे होते हैं, जो ओरिजिनल गुजराती, वो ज़्यादातर पेंशनेबल सर्विस ही करते हैं, कॉलर सर्विस नहीं करते हैं। पेंशनेबल सर्विस से मतलब है कि सेना में जब कोई जाता है 15 साल के बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो पेंशन लेके बाहर की लाइफ जिए। और कॉलर सर्विस मतलब होता है, जैसे मैंने 30 साल की, जो जाना ही नहीं चाहता फौज में, जब कॉलर सर्विस पूरी होती है तो सूबेदार मेजर को जीप में बिठा के रास्ता खींच के बाहर निकालते हैं। तो उस समय भी मैंने मजाक किया था कि आप लोग रास्ता क्यों लगा रहे हो, बोले हो सकता है गाड़ी स्टार्ट ना हो और आप रुक जाएं। तो इस तरह की वहाँ मजाक चलता है सीनियर अफसरों के लिए। यहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपल हैं पुष्पम राय और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं आलोक राय जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर 2 शब्द कहने का मौका दिया। ये जो चल रहा है आपका यहाँ पर, जो नर्सरी और जो भी स्कूल में जो भी समय जो फंक्शन चल रहा है, मैं आर्मी एजुकेशन कोर में था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एजुकेशन है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चे का। उसका मतलब ये है कि अगर इस तरह के हम लोग आयोजन करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ आती है चीज़ों की। रविंद्रनाथ टैगोर ने एजुकेशन साइकोलॉजी में कहा था कि यदि आपका बच्चा कोई भी काम करता है तो आप उसे रोकिए मत। जब आपका बच्चा आपकी तरफ जाता है तो आप उसको मत बोलो कि आपकी तरफ मत जाओ, उसको जाने दो। जब वो आग को टच करेगा तो उसको पता चलेगा आग से जल जाते हैं, तो उसे वहाँ पर से लर्निंग मिलेगी। तो लर्निंग के बड़े एटीट्यूड हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लर्निंग बाय एरर। तो ये जो है गलती करके सीखना, जैसे हमारे सेना में बोलते हैं कि अगर आपको सीखना है तो गलती कर दो। जब पोस्ट के ऊपर हम लोग फायर करते हैं तो उस समय में गलती करते हैं। जब हमें देखना होता है कि दुश्मन सामने बैठा है, उसके पास हथियार क्या है, हमारे जवान आके पूछते हैं कि बॉर्डर पर सर वो सामने वाले जो हैं बड़े पाकिस्तान में जो बैठे हैं वो बहुत बदमाश लोग हैं, वो बताते ही नहीं उनका हथियार कौन सा है। तो हमारे जवानों को हम बोलते हैं कि उनका हथियार का पता करने का तरीका ये है कि तुम फायर करके ट्रेंच में बैठ जाओ। तो एक फायर कर दिया जाता है, सामने वाला उसका जवाब देता है। तो जब जवाब देता है तो जैसे आपने देखा होगा दीपावली के अंदर क्रैकर्स फोड़ते हैं हम लोग, जिसको गुजरात में बोलते हैं फटाकड़ा। तो घर में बैठे बैठे हम बता देते हैं रॉकेट है, ये छोटे वाला है, ये सूतली बम है। इस तरह से हम आवाज से बता देते हैं। कल मैं बॉर्डर 2 में मेरी वाइफ को लेके गया था, तो मैं उसको बार बार यही बता रहा था, ये 2 इंच मोटर है, ये LMG है, ये MMG है, ये SLR है, ये ग्रेनेड है, अब ये ऐसे करेगा, इसको इस तरह चलाते हैं, 15 सेकंड के बाद ये फटेगा। तो वो चीज़ें हम लोगों को जहन में आ जाती हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके स्कूल्स हैं, जहाँ पर ये जो अभी चल रही है छोटे छोटे जो स्कूलें चल रही हैं, LKG, हमारे टाइम नहीं होता था, नर्सरी LKG UKG, इनमें बच्चों को आपने ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान देना है, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप उनका देखिए, हम लोगों में मैं फौजी हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर आपको मैं महाभारत की भाषा में बताऊं तो मैं सेना का द्रोणाचार्य हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी बच्चों को हमारे ट्रेंड किए हैं, और अभी पिछले 10 साल से मैंने 500 गुजराती बच्चों को वर्दी पहनाई है रिटायरमेंट के बाद। और 500 बच्चे, जो पहला बच्चा मेरा गया था 2016 में, वहाँ से लेके आज तक, मैं जब सेना में 1984 में गया था तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय पे मुझे सब बोलते थे कौन से BRO से आए हो। वहाँ पहला प्रश्न होता है एट द टाइम ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। हमारे जो उस्ताद होते हैं बहुत सख्त होते हैं, वो पहले ही पूछते हैं कौन से BRO से आए, तो मैं बोलता था अहमदाबाद BRO से। तो मुझे एक बात बोलते थे
गुज्जू भाग मत जाना, ट्रेनिंग पूरी करना। वो बात मेरे को अंदर तक लगती थी, क्योंकि हम लोग 1945 से गुजरात में हैं, मेरी 4 पीढ़ियां गुजरात में गुजर गई हैं। तो मुझे जब वो ऐसा बोलते थे मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने जानबूझ के उनको बोलना ये शुरू कर दिया कि मैं झुंझुनू बीआरओ से आता हूँ, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है राजस्थान में। तो वहाँ के सबसे ज़्यादा फौजी, सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, सबसे ज़्यादा ऑनरी कैप्टन और सबसे ज़्यादा आर्मी में एज ऑन डेट सबसे ज़्यादा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं आज भी। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं उनको बोलता था हम झुंझुनू से आते हैं, तो वही उस्ताद बोलता था, अरे झुंझुनू बोलने में तो 3 झटके लगते हैं, तो तुम्हारा तो डिस्ट्रिक्ट ही भारी पड़ता है पाकिस्तान में। लेकिन वो बात मैं सुनता था, मुझे गर्व होता था, लेकिन मुझे बार बार एक बात महसूस होती थी कि ये जब बोलते हैं गुज्जू भाग मत जाना, वो बात मेरे को अंदर तक लगती थी। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने यहाँ पर जनरल सुब्रमण्यम साहब थे EME के में, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया है, जो सूबेदार मेजर का इंटरव्यू होता है वैसा जो स्टेशन कमांडर होता है करता है, क्योंकि हमको फादर ऑफ द रेजिमेंट बोला जाता है हमारी रेंज को। उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले अब क्या करोगे? बोला सर मेरे अंदर एक, मैं ये करना चाहता हूँ, आप बताओ क्या है? बोला गुजरात के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि इनको गुजरातियों को आइडिया नहीं है आर्मी का, तो लोग पैसा खा जाते हैं, इनसे चीटिंग बहुत हो रही है, लोग दलाली करते हैं, झूठ बोल के पैसा खाते हैं, और सेना में कोई पैसे से तो भर्ती होता नहीं है, तो आप ये बात सबको बताओ। तो सर ये बात तो मैंने बताना, लेकिन दूसरी बात मेरे को एक और बतानी है कि गुज्जू किसी से कम नहीं होते। मैं अकेडमी डालूंगा और मैं ये बताऊंगा कि कोई किसी से कम नहीं होता है अगर उसको बेसिक मिले तो। कोई बोले कि बिहार का आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, गुजरात का कर सकता है, तो उसके पीछे कारण मात्र ये है कि बैकग्राउंड, जो जहाँ पर रहता है वैसा परिवेश में आ जाता है, सोच बदल जाती है। वहाँ लोग बताना, जैसे गुजरात में कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है, उसको 10 जगह उसके रिश्तेदार ही गुजराती बिजनेसमैन होते हैं, तो उसको आइडिया दे देते हैं। इतनी सी बात है, तो इसमें कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है जानने के लिए। झुंझुनू में लोग इसलिए जाते हैं कि मेरे पिताजी वगैरह 7 भाई थे, 7 आर्मी में थे, उनमें से 21 में 19 आर्मी में, तो हमको आर्मी के बारे में जो हमने ज़्यादा बात करें तो कोई जरूरत नहीं है, हमें पता था, पैदा हुए तभी देख रहे थे आर्मी को। आज़ाद हिंद फौज के मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ 2nd वर्ल्ड वॉर लड़ा, तो मुझे क्या आर्मी के बारे में जानना, मैं घर में देखता था। और कल ही आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस साहब की जो जयंती थी, उसमें बहुत विचित्र बात बताई गई, जो हम बताते थे तो कोई मानता नहीं था। वो बात मैं जरूर शेयर करूंगा, आप भी करना। आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन उन लोगों को नहीं मिली थी जिन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ 26,000 आहुतियां दी। जो सुभाष, वहां पर 2 टाइप की आर्मी थी। ब्रिटिश आर्मी क्या थी? ब्रिटिश आर्मी इंडियन थी, इंडियन लोग ही ब्रिटिश आर्मी से जाने जाते थे, अंग्रेज थोड़ी थे थल सेना में। हुआ क्या, वहां पर भी 2 बातें बनी। जब देश आजाद होने लगा तो उस समय पर आप क्या सोचते हो, कोई अपने एक पेंसिल नहीं देता किसी को बिना डर के। कोई देश अंग्रेज छोड़ के चले गए, क्या चरखा से कोई देश छूटता है क्या? अंग्रेजों को डर लगा, और ये आइडिया जर्मनी से आया था। जर्मनी सिंगापुर में जब हमारे सुभाष चंद्र बोस गए और उन्होंने हिटलर से बात की, उस समय उन्होंने ये बोला कि अगर आपको देश को आज़ाद कराना तो एक ही तरीका है। उसके मैं थोड़ा टाइम दूंगा, 2 मिनट। उसमें क्या था कि देश को आज़ाद कराना है तो आपके पास एक ही चीज बनती है कि वहाँ की पुलिस और आर्मी सत्ता के खिलाफ हो जाए। आपने श्रीलंका में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, क्या हुआ? सेना ने विद्रोह किया। इसी प्रकार से जब अंग्रेजों को ये पता चला कि सुभाष जी ने अपनी फौज खड़ी कर ली, आजाद हिंद फौज, तो वो आजाद हिंद फौज वहां से कहां से खड़ी की? उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन लोग थे उनके अंदर एक भावना डाली कि तुम ब्रिटिश आर्मी क्या बोलते हो, तुम तो इंडियन हो। और ये 50,000 ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पे शासन कर रहे हैं। उस समय सिर्फ 50,000 ब्रिटिशर्स थे। आप बदलाव करो,
अब बगावत करो। उसमें मेरे फादर ने बगावत की थी। उन्होंने एक कैप्टन और एक सूबेदार मेजर को गोली मारा 1200 लोगों को बचाने के लिए। और जब वो मारने के बाद वहां पर जो डॉक्टर थे वो इंडियन थे। उन्होंने बोला आपने गोली क्यों मारा इनको? बोले साहब ये 1200 को बचाने के लिए मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो भी चलेगा। बोले आप फांसी पे नहीं चढ़ेंगे, मैं आपको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज दिलाऊंगा। उन्होंने हिस्ट्री सीट में मेडिकल हिस्ट्री मेरे फादर के लिए लिखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ने से इस जवान के दिमाग में ऐसी बातें बैठ गई है कि दुश्मन और दोस्त में इसको फर्क नहीं लगता, इसलिए इसने मार दिया। और उस समय 2 लेयर बनी। कुछ ब्रिटिशर्स के साथ फिर भी बने थे फौजी। कुछ फौजी बटालियंस ने कहा कि हम बगावत नहीं करेंगे, ये ब्रिटिशर्स के नीचे है हुकूमत हमें अच्छी लगती है, हम हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चाहते। और एक पार्ट बना जो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनको आज के जमाने में जैसे हम बोलते हैं आतंकवादी विद्रोही। तो जब देश आजाद हुआ तो जो सुभाष चंद्र बोस के लिए लड़े उनको पेंशन नहीं मिली, और जो नहीं लड़े उनको पेंशन मिली। और वो अभी तब तो लगभग खत्म हो गई, उनकी एज खत्म हो गई, उनको इतनी पेंशन मिलती थी हमारे एक अफसर के बराबर। AC2 AC1 में नो लिमिट सवारी एक बॉडीगार्ड के साथ। ये कल ही अपने सुधांशु जी क्या नाम है उनका, उन्होंने कल ही राज्यसभा के जो है उन्होंने कल किया था, लाइव भी बताया था, मैं कोई अलग नहीं बता रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो बच्चा है, आप सब पेरेंट्स हो, बच्चा एवरेज होना चाहिए, बच्चा हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। 50,000 बच्चे जब जन्म लेते हैं, 17.5 साल के बाद एक बच्चा फौजी के लायक होता है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। कोई हाइट में, कोई वेट में, कोई दिमाग में, कोई के मेडिकली अनफिट हो गया, कोई कुछ। कारण क्या है कि गॉड लाइक्स एन एवरेज मैन, ऐसा हमारे आर्मी में बोला जाता है। एवरेज आदमी हमेशा सफल, अच्छा पति बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा बाप बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना वो रावण था, कंस था, ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा इंजीनियर था, वो गड़बड़ करेंगे। APJ अब्दुल कलाम उन्होंने पॉजिटिव किया तो बहुत अच्छा कर दिया। तो 2 ही काम करेगा, ज्यादा इंटेलिजेंट है तो बहुत अच्छा कर देगा या बहुत खराब कर देगा, और मेजॉरिटी खराब करने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो आप सांस्कृतिक प्रोग्राम जो को-करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, इसको मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ और ये बहुत बढ़िया है। इस तरह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिविटी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। दूसरा, मेरा जो मेन था मैं एक लाइन में खत्म करूँगा। जो बोलते थे कि गुज्जू भाग नहीं जाना, मेरा लड़का कुरपाल पटेल कैडेट मेरा सागर में ट्रेनिंग कर रहा था, और उस समय पर उस्ताद ने उसको बोला क्या नाम है तेरा? वो बोला कुरपाल पटेल। कहाँ से आया है? महिसागर से। गुज्जू भाग मत जाना। कुरपाल पटेल ने बोला सर आप अपना ध्यान रखो, मेरा ध्यान मत करो। तो उस्ताद को बड़ा ईगो हर्ट हुआ कि तो उसको फंटून शुरू किया, पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट। वो लड़का हमारा 30-35 मिनट तक करता रहा और मुस्कुराता रहा। तो उस्ताद ने उसको खड़ा किया कि तू स्पोर्ट्समैन है? बोला नहीं। तू फौजी का लड़का है? नहीं। कुछ तो है तेरे अंदर। बोला सर मैं आपजी आर्मी एकेडमी का सूबेदार मेजर शेखावत का कैडेट हूँ, और ये जो आप मेरे को करवाए हो ना, ऐसा वो सुबह घंटे 2 कराते हैं, शाम को 2 घंटे कराते हैं। 4 घंटे करता था ये काम में। और अभी है ना 40 मिनट के बाद विसल बजेगी, आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ड्रिल का पीरियड शुरू होने वाला है। तो मैं कहीं नहीं भागने वाला हूँ, आप भाग जाओगे। तो उसने बोला कहाँ से भाग जाऊंगा? बोले आपने गलत समझ लिया, यहाँ से भाग जाओगे ग्राउंड से दूसरी जगह। तो फिर उसने बोला उसका नंबर देना साहब का। मेरे से जब उन्होंने बात किया कि बोले आपका एक कैडेट है, मुझे बहुत खुशी हुई, आप बहुत गुजराती बच्चा इतना तेज है।
मतलब मैं वही बताना चाहता हूँ, कोई गुजराती राजस्थानी का मतलब नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा एनवायरनमेंट अगर उनको मिल जाता है वो बच्चा बन जाता है। तो हम सब आज यहाँ आए हुए बच्चों में हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों का केयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल, मेरी 62 प्लस एज है, मेरी बेटी बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ मैनेजर है, मेरा लड़का 48 लैक्स पर फ्लिपकार्ट के अंदर रीजनल मैनेजर है, मेरा भतीजा कर्नल है, दूसरा एक ब्रिगेडियर है। मेरे घर में सब, मेरे बाद के सब एक से बढ़कर एक पोस्ट पर है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि जब आपका बच्चा LKG में आ गया है, हम लोग क्या करते हैं, हम स्कूल के हवाले करके बच्चे को फीस भर के सो जाते हैं। आज भी एज ऑन डेट भी लेट आए लोग, दिए हुए टाइम से। मैं चीफ गेस्ट था, मेरी वाइफ हंस रही थी, बोले आपकी आदत है पहले पहुंचने की। बोला मेरे को लेट पहुंचने की आदत नहीं है, और तो वो अपनी आदत है उनकी लेट आने की, मेरी आदत है 15 मिनट पहले पहुंचने की, वो मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदला हमने। हम पहले आ गए, जो टाइम हमें इन्होंने दिया था उससे 5 मिनट पहले आ गए। होता क्या है, अगर आप अपने बच्चों का ज्यादा विकास करना चाहते हैं तो आपको आपके बच्चों के लिए मिनिमम हफ्ते में एक बार उसके क्लास टीचर से मिलना है, स्कूल में विजिट करना है, बार बार उनसे बात करना है। उससे क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, उनको आपके बच्चे के प्रति ऑटोमेटिकली फोकस करेंगे, लोग ये पूछते हैं, ऐसे नहीं है फीस भर दी सो गए। तो बच्चों को चेक बैक करना, उसके बाद उनका बैग चेक करना, और जब थोड़े बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं तो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, वो सब बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। लोग, अभी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। आज मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ, गुजरात की नंबर 1 एकेडमी का मालिक हूँ। आप गूगल के अंदर जाके सिर्फ इतना बोलना कि गुजरात की सबसे अच्छी आर्मी एकेडमी का नाम बताओ, तो उसको आपजी आर्मी एकेडमी बोलना पड़ता है गूगल को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, कोई भी स्कूल, 99% की बात कर रहा हूँ, स्कूलें पहले जैसी नहीं रही हैं। आपके बच्चे को स्कूल कस्टमर समझती है, ये मेरा कस्टमर है, मैं वही काम करूंगा जो इसको अच्छा लगे, यूं चला जाएगा मुझे छोड़ के। डॉक्टर्स, आप जाके बैठ जाते हो प्राइवेट में, सब जाना चाहते हो, क्यों? वो 500 mg का जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इंजेक्शन लगाएगा, हाई डोज दवाई देगा, आप खुश हो जाएंगे। आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वो पैरासीटामोल की 2 गोली देगा, आपको भेज देगा, आप सोचोगे तो मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं किया, लेकिन उसने सही ट्रीटमेंट करना चाहता है आपका, वो मेडिसिन से ठीक करना चाहता है आपको। तो स्कूलों में भी ये आ गया है बिजनेस एटीट्यूड। हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, क्या आप वहाँ जाके चेक कर रहे हैं? आप अगर उनके बच्चों को चेक कीजिए, और जो बच्चे 11 साल से ऊपर के हो गए हैं उनको तो बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत है। उसके बाद जो स्कूल के वालों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 10वीं 11वीं में 8वीं, या जैसे मेरे पास 17.5 साल के बच्चे आते हैं, तो आपको उनके आसपास की दुकानों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे करियाना की दुकान है, पान की दुकान है, चाय की दुकान है, वहाँ पर उन लोगों को ड्रग वगैरह के आदी बनाया जाता है। तो आपने वो सब ध्यान रखना है। अभी जो आपका आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन, पैसा और अवेयरनेस, और पेरेंट अगर अवेयरनेस में नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे को तकलीफ होने का पूरा चांस है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल बच्चे नहीं कर रहे, जो अभी चल रही है जेन जी के बाद आ गई अल्फा, अभी बीटा चल रही है। 2000 में ये बीटा का जो चश्मा ऐसे करा था ना यहाँ पर रजनीकांत की तरह, वो बीटा था। तो इनको कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है। मोबाइल से इनको दूर रखना है तो आप डायरेक्ट नहीं रख पाओगे। मैं, मेरे बच्चे यहाँ आते हैं,
उनका मोबाइल छुड़वाता हूँ, लेकिन आप इनको ये जो अभी की जनरेशन उसको आप दादागिरी से कुछ नहीं कर सकते। आप इनको समझाना पड़ेगा, आपको मोबाइल नहीं देखने का, ऐसा बोलने से नहीं होगा। मोबाइल क्यों नहीं देखने का, वो जब तक उसके दिमाग में नहीं बिठाओगे नहीं छोड़ेगा मोबाइल। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उसको। हमारे टाइम तो मार मार के ठीक करते थे, अभी नहीं चलता। और जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसके लिए अभी किसी के घर के आगे कोई बच्चा खेलता है और एक बॉल किसी की गाड़ी पे टच हो जाती है तो आदमी नाराज हो जाता है, पड़ोसी आपका। तो अभी आपके लिए एक ही आसान तरीका है, अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप शाम के सुबह के समय फुटबॉल के जो कोई चला रहे हैं, कुछ कोई क्रिकेट को मैं तो भेजूँ मत, फुटबॉल वगैरह में, हॉकी वगैरह या कोई एथलेटिक क्लब चला रहा है उनमें अपने बच्चों को जरूर भेजो। और 1-1.5 घंटे तक उनको डेली फिजिकल एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी 10 साल से देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चों का शारीरिक कम हो गया है, बहुत ही, मतलब दम ही नहीं है बच्चों में। एक मंजिल चढ़ने के लिए लोग है ना, लिफ्ट के लिए 5 मिनट तक खड़े रहते हैं। 18 सीढ़ियां होती हैं ज्यादा से ज्यादा, 18 सीढ़ी चढ़ने में वो आदमी बैठा रहेगा, लिफ्ट को देखता रहेगा, बाद में दबाता रहेगा। तो मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं इनका जो परफॉर्मेंस देखा वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और ये प्रिंसिपल मैम जो है पुष्पम राय बहुत मेहनत कर रही हैं और आपका सपोर्ट इनको बहुत चाहिए। आप बीच बीच में अपने बच्चों का चेक बैक करते रहें और इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।